इस श्लोक में, सेकंड श्लोक में हम लोग ओजे क्रूरे अर्क हो राम, ओजे विषम राशि में, जैसे कि विषम राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला एवं धनु, कुंभ, ये विषम राशि। पापक ग्रह व क्रूर ग्रह यदि विषम राशि में स्थित हो एवं होरा सूर्य के होरा में रहने के कारण, यदि सूर्य के होरा में रहते हैं, सूर्य होरा मतलब विषम राशि में सूर्य होरा 0 अंश से 15 अंश के अभ्यंतर में, 15 अंश के मध्य में यदि पापक ग्रह के ग्रह स्पष्ट होगा तभी वह सूर्य होरा में रहेंगे, क्योंकि विषम राशि में प्रथम होरा सूर्य का सिंह राशि का होता है। 0 से 15 डिग्री के बीच में ग्रह स्पष्ट होना चाहिए। किसका? पापक ग्रहों का। उससे व्यक्ति क्रूर वृत्ति से धन उपार्जन करता है, क्रूर कार्य करने वाला, बलवान एवं धनाढ्य होता है। ये पहला लाइन, ओजे क्रूरे अर्कहोराम गतवती बलवान क्रूर वृत्तिर धनाढ्यो। नेक्स्ट कहते हैं, युग में चांद्रिम शुभेशु द्विति विनय वचो हृदय सौभाग्य युक्त। यदि समराशि में, समराशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशि समराशि, यदि शुभ ग्रह समराशि में अवस्थान करे, बैठे, शुभ ग्रह पूर्ण चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, ये शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह यदि समराशि में स्थित हो, होरा कुंडली में चंद्र के होरा में स्थित होने से व्यक्ति कांति युक्त, तेज युक्त, कांति युक्त, विनय वाणी से युक्त, हृदय से आकर्षित करने वाला, दूसरे को आकर्षित करने वाला और सौभाग्यशाली होता है। मतलब धनाढ्य भी इसमें आ जाएगा, धन युक्त होगा। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, व्यस्तम व्यस्ते। व्यस्तम मतलब विपरीत होना, इसका यदि उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, जैसे क्रूर ग्रह, पापक ग्रह यदि समराशि में स्थित हो, शुभ ग्रह यदि विषम राशि में स्थित हो, एवं उसका उल्टा शुभ ग्रह सूर्य के होरा में, पापक ग्रह चंद्र के होरा में अवस्थान करे, तो उसका विपरीत फल होगा। वहां जो हम लोग फल कथन करते हैं, जैसे धनाढ्य नहीं होगा, धनहीनता होगी, क्रूर वृत्ति से वो धन उपार्जन नहीं कर सकता है वहां, और विनय युक्त भी नहीं होगा, उसका वाणी विनय वाणी नहीं होगी, कांति युक्त नहीं होगी, सौभाग्य युक्त भी नहीं होगा वो। इस प्रकार व्यक्ति का लक्षण विपरीत लक्षण दिखा देता है। मिश्रे समफलम, यदि मिश्रित हो तो समफलम उदितम। उसके बाद कहते हैं, लग्न चंद्रो बलिष्ठो, यदि लग्न एवं चंद्रमा दोनों बलिष्ठ हो जाए, बलवान हो, एवं तन्नाथ हो, लग्न का स्वामी एवं चंद्र स्थित राशि स्वामी दोनों यदि बलयुक्त हो, लग्न चंद्रमा बलवान हो एवं लग्नाधिपति लग्न चंद्र दोनों बलवान हो एवं लग्न स्वामी चंद्र स्थित राशि स्वामी, चंद्र स्थित राशि स्वामी यदि क्या हो, बलवान हो। इस प्रकार स्थिति में क्या फल कथन कर रहे हैं ना, चिरंजीवी, चिरंजीवी होगा मतलब दीर्घायु से युक्त होगा, अदुखी, अदुखी मतलब सुखी और यशस्वी व्यक्ति, चिरंजीवी, अदुखी
एवं यशस्वी होगा। अदुखी मतलब सुखी, सुख से जीवन यापन करने वाला दीर्घायु यशस्वी व्यक्ति होगा वहां। इस प्रकार लक्षण हम लोग कुंडली देख के ही पता कर सकते हैं। जैसे पूर्व कक्षा में हम लोग कुंडली देख रहे थे, क्योंकि धन संपत्ति होरा कुंडली से हम लोग विचार करते हैं, और होरा कुंडली में विशेष करके जब हम लोग चिंतन धन संपत्ति का करेंगे, तब जन्म कुंडली को भी देखना पड़ेगा। जन्म कुंडली में कौन से विषय को हम लोग नजर दे, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट धन भाव का स्वामी, जिसको हम लोग धनाधिपति कहते हैं। जैसे यहाँ धनाधिपति वृष लग्न में धनाधिपति बुध, बुध अष्टम भाव में बैठ के धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। एक जन्म कुंडली में धनी का योग है या नहीं है, उसके जानकारी के लिए हम लोगों को जो नियम हम लोग पहले पढ़े थे, भावात, भावाधिपति, भावकारक, तीनों को देखना पड़ता है। एक तो भाव, उसके बाद भाव स्वामी, उसके बाद भाव का कारक। धन भाव का स्थिर कारक ग्रह गुरु, धन भाव का स्वामी बुध, एवं धन भाव के ऊपर दृष्टि, जैसे मंगल बैठा है एकादश भाव में, तो मंगल का पूर्ण दृष्टि धन भाव के ऊपर है ना, मंगल का पूर्ण दृष्टि। तो मंगल व्यय भाव का अधिपति है, एवं सप्तमेश है वृष लग्न में, व्यय भाव का स्वामी एवं सप्तम भाव का स्वामी मंगल, जो देख रहा है द्वितीय भाव को। एवं और किसको देख रहा है ना, जब धन का विचार हम लोग करते हैं, धन संपत्ति का विचार करते हैं, उसमें लाभाधिपति को भी देखना चाहिए, क्योंकि फलादेश में धनाधिपति लाभाधिपति यदि परस्पर संबंध बना रहे हो, जैसे यहाँ धनाधिपति बुध, लाभाधिपति गुरु, ये दोनों आपस में स्थान विनिर्मय संबंध, जो कि परस्पर एक दूसरे के घर में बैठे हैं, बृहस्पति बुध के घर में और बुध बृहस्पति के घर में। बृहस्पति कन्या राशि में, बुध धनु राशि में अवस्थान कर रहे हैं, बैठे हैं, इससे स्थान विनिर्मय संबंध बना रहे हैं। लाभाधिपति बैठा है धनाधिपति के घर में और धनाधिपति बैठा है लाभाधिपति के घर में, इसको स्थान विनिर्मय संबंध से यहां भी धनी का योग बना देते हैं। धन युक्त होना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होना चाहिए, परंतु फिर से क्वेश्चन मार्क क्या है ना, यहां व्यय भाव का अधिपति लाभाधिपति को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। व्यय भावेश भावेश के ऊपर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। एवं व्यय भावाधिपति धन भाव को भी देख रहा है। तो व्यय भाव एक पापक ग्रह है, मंगल एक पापक ग्रह है, उसका दृष्टि पूर्ण दृष्टि दोनों के ऊपर रहने के कारण, लाभाधिपति के ऊपर रहने के कारण एवं धन भाव के ऊपर रहने से, भले ही यहाँ धनिक योग बना रहा है, उसका खंडन भी हो रहा है। मतलब इनकम व्यय, लाभ धन उपार्जन और धन का व्यय, ये दोनों एक साथ होने की संभावना होती है। उसके बाद हम लोग होरा कुंडली को देखते हैं। क्या पढ़े हैं ना, पापक ग्रह यदि विषम राशि में स्थित हो, यहाँ पापक ग्रह जैसे सूर्य शनि तो वृश्चिक राशि समराशि में स्थित है, मंगल ये भी मीन राशि समराशि में स्थित है, विपरीत हो रहा है ना। वहां नियम क्या पढ़े थे, पापक ग्रह
क्रूर ग्रह विषम राशि में स्थित हो जन्म कुंडली में, यहाँ सारे के सारे क्रूर ग्रह कहाँ बैठे हैं ना सम राशि में, उल्टा हो रहा है। फिर से कहते हैं शुभ ग्रह सम राशि में स्थित हो, जैसे शुभ ग्रह गुरु केवल ही सम राशि में स्थित है, शुक्र तो विषम राशि में और बुध विषम राशि में, क्योंकि तुला धनु ये सब विषम राशि होता है ना। तो ये लक्षण जो हम लोग अभी पढ़े हैं यहाँ ये घटित नहीं हो रहा है। और फिर से क्या पढ़े थे ना, शुभ ग्रह यदि चंद्रमा के होरा में अवस्थान करे, जैसे यहाँ गुरु एवं शुक्र ये दोनों चंद्र के होरा में है, परंतु बुध सूर्य होरा में अवस्थान कर रहा है, जबकि बुध धन भाव का अधिपति है। तो यहाँ संपूर्ण रूप से धन संपत्ति से व्यक्ति युक्त नहीं होगा। मिश्रे मिश्रम समफलम उदितम, समफलम मतलब मध्यम फलदायी होगा। यहाँ ना अधिक धनवान होगा ना अधिक धनहीनता होने की संभावनाएं हैं। समझ रहे हैं बात को? जब भी हम लोग कुंडली को किसी भी भाव को देखें, भाव, भावाधिपति, भाव कारक, ये तीनों को देखना है। उसके साथ जिससे संबंधित वर्ग कुंडली, जैसे धन भाव होरा कुंडली से संबंधित है तो होरा कुंडली को हम लोग देखेंगे। होरा कुंडली में धनाधिपति सूर्य के होरा में बैठा है और सूर्य चंद्रमा के साथ में है, तो यहाँ धन संपत्ति अत्यधिक जो सौभाग्य युक्त होने वाला विचार नहीं घटित होगा। और फिर से हम लोग पढ़े थे क्या वहां ना, लग्नेश लग्न चंद्रो बलिष्ठो तन्नाथो दो अभिबलिष्ठो, लग्न चंद्रमा यदि बलयुक्त हो, इन दोनों के स्वामी यदि बलयुक्त हो, जैसे कि हम लोग कुंडली में विचार करें, यहाँ लग्नाधिपति शुक्र, कौन सा लग्न, कौन सा लग्न ये, वृष लग्न, वृष लग्न की स्वामी शुक्र, चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है और कुंभ राशि का स्वामी शनि, तो राष्ट्राधिपति शनि, लग्नाधिपति शुक्र, ये दोनों यदि बलिष्ठ हो जाएंगे, बलयुक्त होंगे, लग्न भी बलयुक्त होगा, चंद्रमा स्थित राशि भी बलयुक्त होगा, शुक्र शनि ये चार यदि बलयुक्त हो जाए, तभी भी क्या होता है ना, वहां शुभ फलप्रद होता है। परंतु यहाँ इस प्रकार की स्थिति भी नहीं है। हम लोग जब संपूर्ण बल विचार में देखें तो शुक्र सर्व निम्न बली, मतलब सर्वाल्प बलि ग्रह शुक्र है और सर्वाधिक बलवान ग्रह चंद्रमा, शनि शुक्र से अधिक बलवान है, मतलब रास्याधिपति बल युक्त हो रहा है। समझ रहे हैं? शुक्र भले ही शुभ वर्गस्थ है, कई सारे शुभ वर्गों में आप षडबल देखेंगे, षडबल में विंशोपक बल में जाएंगे तो षडवर्ग बल का विचार आपको नजर में आ जाएगा। यहां देखिए, शनि षडवर्ग में अल्प बली है, शुक्र षडवर्ग में अधिक बलवान है, परंतु जब संपूर्ण ग्रह का 6 प्रकार के बल विचार हम लोग करते हैं, 6 प्रकार बल क्या है इसको जानना चाहिए आप लोगों को। 6 प्रकार बल जो है वो एक स्थान बल, काल बल एवं चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग बल, इस प्रकार 6 बलों का हम लोग विचार करते हैं। दृग, नैसर्गिक, चेष्टा, काल बल एवं एक दृष्टि बल,
एक दिग्बल और दूसरा स्थान बल। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, दृग्बल, नैसर्गिक बल, इस प्रकार 6 बलों का विचार करने के बाद हम लोग एक षडबलैक्य चक्र बनाते हैं और उसमें पता चलता है सबसे बलवान ग्रह जो है वह कौन है ना। सापेक्ष के अनुसार हम लोग यहाँ चंद्रमा ही सबसे अधिक बलवान ग्रह है। उससे कम बलवान जो है वह शनि, उससे कम जो है मंगल, मंगल से कम सूर्य, एवं सूर्य से कम जो है वह है बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, और सबसे कमजोर ग्रह जो है वो षडबल में बुध है। तो एक बल विचार में विंशोपकबल कहाँ हम लोगों को प्रयोजन है ना। वर्तमान जो कुंडली हम लोग फलादेश कर रहे हैं ये क्या कहता है, इसको षडवर्ग से ही आप लोग चिंतन कीजिए। षडवर्ग, षडबल से नहीं, विंशोपकबल का जो षडवर्ग है, वर्ग और बल में कंफ्यूज नहीं होना है। ये षडवर्ग का जो इकट्ठा आप करेंगे उसमें शुक्र जो लग्नेश वह बली है शनि के अपेक्षा, एवं चंद्रमा भी बली है। लग्न पापक ग्रहों से दृष्ट होने के कारण, लग्न पापक ग्रह जैसे राहु, सूर्य, शनि पापक ग्रहों से दृष्ट है, एवं अष्टमेश त्रिकेश गुरु के द्वारा पूर्ण दृष्ट है, जिस कारण से लग्न निर्बल है। भले ही लग्नाधिपति बलवान है, लग्न निर्बल है, लग्नाधिपति बलवान है, चंद्रमा स्थित राशि भी बलयुक्त नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रहों से ना दृष्ट है ना युत है। मात्र एक ही बलवान होने के कारण हम लोग जो फलादेश अभी पढ़े हैं क्या होगा ना, चिरंजीवी, दीर्घायु से युक्त, मां अदुखी, अदुखी नहीं होगी। अदुखी मतलब सुखी, सुखी ये जीवन भर सुखी नहीं हो सकता है। जिसको दाम्पत्य जीवन कष्ट हो, अल्प वय में आयु में उसका पति स्वामी छोड़ के चले जाए, मृत्यु, हस्बैंड का मृत्यु हो जाए, जिसका उसको दाम्पत्य जीवन का सुख तो प्राप्त नहीं हुआ, एवं जो शारीरिक रोग से आक्रांत हो वह सुखी हो सकता है क्या, सुखी तो नहीं है। जो चिरंजीवी, सुखी एवं यशस्वी, इस प्रकार के लक्षण यहाँ दृश्यमान नहीं होगा। इस प्रकार एक एक कुंडली को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ आप एक विषय देखिए, पूरा ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जो लग्न, लग्नाधिपति शुक्र का पूर्ण दृष्टि व्यभाव के ऊपर, एवं वह लग्न का पीछे वाला स्थान वह व्यभाव है, एवं द्वितीय भाव, जो द्वितीय भाव का अधिपति बुध एक शुभ ग्रह के रूप में हम लोग मानते हैं, उसका पूर्ण दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव के ऊपर। तो लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रहों का दृष्टि होने के कारण उसको पार्श्वगामिनी दृष्टि कहा कहते हैं। कौन सा दृष्टि, पार्श्वगामिनी दृष्टि। किसी भी भाव यदि शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि से दृष्ट हो, जैसे लग्न भाव, दोनों तरफ लग्न भाव के दोनों तरफ द्वितीय भाव को बुध देख रहा है, एवं शुक्र व्यभाव को देख रहा है, इसको पार्श्वगामिनी दृष्टि कहते हैं। लग्न शुभ ग्रहों के पार्श्वगामिनी दृष्टि से दृष्ट होने के कारण इससे क्या होता है, लग्न बलयुक्त होता है। माने एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब चलते हैं ना, तब एक विचार के बाद दूसरा विचार आके पहुंच जाता है हमारा दिमाग में। शुभ ग्रह पार्श्वगामिनी दृष्टि से यदि
लग्न को देख रहे हैं, तभी भी शारीरिक भले ही रोग आक्रांत हो, परंतु वो रोग का परिशमन होता है। रोग प्रतिरोध व रोग का उपचार होता है। उससे व्यक्ति सुस्थ भी होता है। चिररोगी होगा क्या? ना, नहीं। इस प्रकार के लक्षण में व्यक्ति चिररोगी नहीं होगा। लग्न के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि, यह शुभत्व है। इसके बाद रोग विचार में हम लोग दृष्काण कुंडली को भी विचार करते हैं। दृष्काण कुंडली भाई बहन का विचार एवं रोग विचार के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। कल के कक्षा में, आने वाला कल की कक्षा में हम लोग जैसे आज धन भाव का विचार किए, धनाभाव, धनाधिपति, धन भाव का कारक एवं पूरा कुंडली से जैसे हम लोग संपूर्ण धन संपत्ति का विचार किए एक कुंडली से, इस प्रकार एक के बाद दो कुंडली, तीन कुंडली आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपका दिमाग खुलेगा। आपका खुद का कुंडली देखिए, खुद के कुंडली के कौन से योग के कारण आपके पास धन संपत्ति है, यदि नहीं है उसका कारण क्या है, हम लोग क्या उसके लिए उपचार व ग्रह का दोष का प्रतिकार करें, उसका चिंतन आपका दिमाग खुलेगा। हमेशा कुंडली देखते समय प्रत्येक बिंदुओं को हम लोगों को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग तृतीय भाव, जो भातृस्थान व एकादश भाव, ये ज्येष्ठ वह कनिष्ठ, तृतीय एकादश, ये ज्येष्ठ कनिष्ठ का विचार है। भाई बहन का विचार हम तृतीय एवं एकादश भाव से करते हैं। जैसे चक्षु का विचार द्वितीय एवं द्वादश स्थान से किया जाता है, वैसे कर्ण, कर्ण रोग का विचार जो है वो तृतीय भाव एवं एकादश भाव से किया जाता है। इस प्रकार दृष्काण भाव से भी, दृष्काण वर्ग कुंडली से भी भाई बहन का हम लोग विचार करते हैं। उसके साथ साथ तृतीय भाव का जो स्थिर कारक ग्रह मंगल होता है एवं एकादश भाव का स्थिर कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, वो कई सारे फलादेश में उसको हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो 5 भावों का स्थिर कारक ग्रह है। केवल धन का नहीं है, संतान का है, नवम का है, दशम का, एकादश स्थान का, इस प्रकार 2, 5, 9, 10, 11 प्रत्येक भाव में इसका उपयोग होता है। तो कल के कक्षा में हम लोग भाई बहन के सुख एवं समृद्धि के विषय में चिंतन करेंगे। और आज एक लक्षण हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे आप लोग कैंची देखे हैं ना, जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, कैंची क्या करता है? कपड़ा को काट देता है, काटने के काम आता है। उस प्रकार कैंची जैसा एक योग होता है, उसका नाम क्या है? कर्तरी योग। कौन सा योग? कर्तरी। कर्तरी योग का लक्षण क्या है ना? लग्न से द्वितीय एवं द्वादश स्थान में, दोनों तरफ लग्न के द्वितीय द्वादश, जैसे हम लोग अभी पार्श्वगामिनी दृष्टि के विषय में चिंतन किए, उसी तरह द्वितीय द्वादश में यदि द्वितीय द्वादश स्थान में शुभ ग्रह अवस्थान करे, दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे, तो उसको शुभ ग्रह अवस्थान करने से क्या कहते हैं ना? शुभ कर्तरी योग। ये क्या हो जाएगा? शुभ कर्तरी योग। इसी तरह लग्न से द्वितीय द्वादश में यदि पाप ग्रह बैठ जाए, क्या बैठ जाए? अशुभ ग्रह व पाप ग्रह अवस्थान करें, करने से कौन सा योग होता है ना? अशुभ कर्तरी योग। ये कई सारी कुंडली में हम लोगों को दिखता है। इसको लग्न के लिए हम लोग कर्तरी योग का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी भावों के लिए उस इस योग को शुभ मध्यस्थ योग कहते हैं। क्या कहते हैं?
शुभ मध्यस्थ योग। जैसे इस जन्म कुंडली में आप लोग देखेंगे, ये जन्म कुंडली सप्तम भाव जो राहु सूर्य शनि से युक्त है, जिससे पति का विच्छेद हुआ है, वह मृत्यु का कारण, वह वैधव्य का कारण यहाँ बना है। इसके दोनों तरफ षष्ठ भाव में शुक्र एवं अष्टम भाव में बुध बैठने के कारण इस भाव, सप्तम भाव, जाया भाव शुभ मध्यस्थ योग से भी युक्त है। इसलिए दाम्पत्य जीवन जब तक पति जीवित था, तब तक इस महिला का दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से कटा हुआ है। भले ही बाद में वैधव्य योग के कारण वैधव्य हुआ, हस्बैंड का मृत्यु हुआ, परंतु शुरुआत में दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिला है। ये सब